नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा 18 तारीख से लाइव है पेपर 1 का और अगले महीने जून में पेपर 2 का है। हम यहाँ पर आपको फिजिक्स पेपर 2 11th-12th क्लास के लिए महामैराथन क्लास ले रहे हैं, जिसका पहला सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन के लिंक में ऊपर मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आज दूसरे सेट को लेकर के उपलब्ध हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की भाषाओं में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। प्रश्न फिर भी अंग्रेजी में है, लेकिन उसके कुछ डिटेल्स हमने हिंदी में लिखे हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टेट 2024 के फिजिक्स पेपर 2 की शुरुआत करते हैं। इसे देख जाओ, बस इतना आप अगर कर लेते हैं रिवीजन में तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। तो 150 नंबर के एग्जाम में 50 तो पेडागोजी से आते हैं। तो पेडागोजी का अगर आपको फाइनल रिवीजन करना है तो उसका भी इस वीडियो के अंत में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जो कि पेडागोजी से संबंधित मैराथन क्लास है। और यहाँ 100 नंबर के पेपर फिजिक्स के कराए जा रहे हैं। तो दोनों देखिए, और इसे देखने के बाद आपका फाइनल रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स पेपर 2 की। पहला जो सेट है वो ऑलरेडी हो चुका है वीडियो पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सभी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों जिनको इनकी ज़रूरत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको स्टेट फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग का एक मिलेगा, वहाँ आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक साधारण पेंडुलम फॉल्स अंडर ग्रेविटी द टाइम पीरियड विल बी। यानी कि कोई भी एक साधारण जो पेंडुलम होता है वो गुरुत्व के अधीन होकर के उसका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो क्या होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब फ्री फॉल गिरता है, स्वतंत्र पूर्वक गिरता है, तो उसका ग्रेविटी बराबर 0 हो जाता है जी। लेकिन जब उसका टाइम पीरियड हम देखते हैं ग्रेविटी के अंदर, तो ग्रेविटी के अंदर इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। और इस तरह से जो इस फॉर्मूले से जो हमारा टी निकलता है अंडर ग्रेविटी, तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इन्फिनाइट। ये तो हमारा फॉर्मूला है 2π√L/g, इसे टाइम पीरियड निकालते हैं। क्लियर? दूसरा सवाल है, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड, यदि कोई साधारण बल जो है वो डबल हो जाए, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। तो जो फ्रिक्शन होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो घर्षण गुणांक क्या हो सकता है? तो आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन है अनचेंज, दूसरा है हाफ, तीसरा है 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नियत रहता है। यहाँ देखिए, कहता है अनचेंज्ड होता है। क्यों? जब दो फोर्स डबल फोर्स लगते हैं, डुअल फोर्स, तो उसका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण गुणांक होता है, वो अनचेंज होता है, यानी कि नियत रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी कि यहाँ पे देखिए डिटेल्स में है कि म्यू घर्षण गुणांक है, जो हमेशा घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात होता है। तो जो अनुपात होता है, जितना मात्रा में वो लगेगा उतनी ही मात्रा में ये, इस वजह से रिजल्ट जो हमारा है वो नियत रहता है, अनचेंज रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अगला सवाल लेते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, जब कोई वायुयान जो है, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा होता है, इज टेकिंग यू टर्न इन ए हॉरिजेंटल प्लेन वाइल टर्निंग टू द एरोप्लेन विंग्स। तो जो एरोप्लेन विंग्स है, जब आप यू टर्न लेता है, तो यू टर्न लेने में उसका जो विंग्स है, जो ब्लेड लगा रहता है विंग्स, उसका स्थिति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा। तो जो उसकी स्थिति होगी वो बिकम वर्टिकल होता है, यानी जो पंखे होंगे ऊर्ध्वाधर होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि जब हवाई जहाज हमारा यू टर्न लेता है तो पंखे ऊर्ध्वाधर होंगे। इससे ये होता है कि उसके पास जो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है, जिसके कारण जहाज गिरता नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ए बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर यदि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है तो इट्स साउंड यू, तो क्या साउंड हमारे तक पहुंचेगा या जो चंद्रमा पर व्यक्ति है वहां जाएगा? तो क्या स्थिति होगी? तो यदि चंद्रमा पे बम ब्लास्ट आप करते हैं या कुछ बोलते हैं तो कैन नॉट बी लिसन, कोई नहीं सुन सकता उसे। इसलिए नहीं सुन सकता है
क्योंकि जो चंद्रमा होती है वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। देखिए यहाँ यदि चंद्रमा पर बम फटता है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब ध्वनि जो हमारा है, जो साउंड है, उसे जाने के लिए हमें मीडियम्स चाहिए, माध्यम चाहिए। तो चंद्रमा जो है वहाँ पर तो वायुमंडल है ही नहीं, यानी कि कोई मीडियम नहीं है। तो जब मीडियम ही नहीं है तो आप वहाँ बम ब्लास्ट करें, चिल्लाएं, गाना गाएं, किसी को सुनाई नहीं देगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेट्स, तो 5 लीटर बेंजीन वेट्स जो है वो क्या दिखाता है? तो मोर देन विंटर इन समर, मोर देन समर इन विंटर, इक्वल इन समर इन विंटर, नन ऑफ द अबव। तो ताप पर भार, जो टेम्परेचर होता है उसका भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जी ताप पर निर्भर नहीं करता। तो जो ग्रेविटी है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल इन समर इन विंटर। तो जी का वैल्यू हमारे किसी भी ताप पे निर्भर नहीं करता है, तो वो इक्वल रहेगा। अगला सवाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल रिजिड बॉडी, तो जो आयतन प्रसार है, जो आयतन हमारा एक्सपेंस होता है, प्रसार होता है, उसके लिए आइडियल आदर्श क्या होगा? तो आयतन प्रसार जो हमारा होता है उसके लिए आइडल जो होता है वो 0 होता है, आदर्श 0 होता है। आदर्श दृढ़ पिंड के आयतन में कोई प्रसार नहीं होता, अतः इसका आयतन प्रसार y नियत रहता है, यानी नियत यानी कि 0 रहता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कोई भी हमारा आदर्श दृढ़ पिंड है उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जो आयतन प्रसार है, वो आइडल यानी आदर्श रूप में हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। अगला सवाल है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, तो कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड बात कर रहा हो, अगर वॉल्यूम गैस टेम्परेचर से रिलेटेड, तो वो हमारा बॉयल साहब के नियम पर आधारित है। सॉरी गलत हो गया, चार्ल्स के नियम पर आधारित है, डी ऑप्शन। तो नियत आयतन तापमापी चार्ल्स के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? चार्ल्स के नियम पर, जिसका फॉर्मूला होता है V1/T1 और V2/T2। ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखिए। अगला सवाल है फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत अत्यधिक तापमान का अगर आपको मेजर करना है, यानी मापना है, वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करना है, तो सच स्टार्स, जैसे कि तारे, तो द थर्मोमीटर इज, तो किस थर्मोमीटर का आप यूज करेंगे? तो आपको पता है पायरोमीटर का यूज करते हैं, जैसे सूरज का तापमान मापने हेतु, तो सूरज भी एक तारा है, तो अधिकतम ताप मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऐसा हमारा दर्पण है जो इमेजिनरी यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है? तो चलिए देखते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमारा जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का मतलब अवतल लेंस, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। द फ्लोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो मूव कर रही है, यानी घूम रही है विद द सेम वेलोसिटी, एकदम सामान्य वेग से, तो देन मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, तो इस स्थिति में जो अधिकतम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता, तरंगदैर्ध्य होगा, वो क्या होगा? तो जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य होता है वो बीटा कण होता है। तो डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला थ्योरम आता है उसमें सबसे कम द्रव्यमान बीटा कण का होता है, जबकि सबसे अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी फॉर बीटा पार्टिकल। द्रव्यमान कम होता है बीटा का, जबकि तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। डी ब्रॉगली में जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा बीटा कण का, जबकि द्रव्यमान सबसे कम होता है बीटा कण का। तो यहाँ हमने नीचे में थोड़ी डिटेल्स है यहाँ पे लिखी हुई कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम द्रव्यमान। ये दुनिया में कोई भी वस्तु है, एक को बहुत ज़्यादा चीज़ मिला है तो बहुत कम भी मिला है। तो यदि जो बीटा पार्टिकल है, इस बीटा पार्टिकल को तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम मिला है तो द्रव्यमान मिनिमम मिला है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो जो म्यूजिकल साउंड होते हैं, जो संगीत की ध्वनि होती है, वो किस पर आधारित होती है, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड्स करती है?
तो उस म्यूजिकल डिपेंड्स करती है उसकी क्वालिटी पे, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसी म्यूजिकल ध्वनि की क्वालिटी उसमें पाए जाने वाले स्वरों की संख्या पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अगला सवाल लेते हैं, when light is incident on the plane surface, यानी कि जो प्रकाश है जब एक प्लेन सरफेस पे जाता है, एक समतल सतह पे जाता है, ऑफ एन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और वो जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, तो उसका एंगल कोण क्या होगा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवन कोण क्या होगा, देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर। तो जब हमारा जो प्रकाश है जब समतल पे से गुजरती है और अगर उसके सामने कोई पारदर्शी वस्तु रखी है तो उसका जो ध्रुवन कोण का एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होता, लंबवत होता, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो बूस्टर का नियम कहता है, जो बूस्टर के नियम से, कि ध्रुवन कोण पर आपतन के पश्चात प्रवर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। तो जो एंगल होगा, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो, परावर्तित हो या अपवर्तित हो, वो लंबवत होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। अगला सवाल लेते हैं, व्हेन अ पीस ऑफ ए आइस इज फ्लोइंग इन अ जार, यानी कोई बर्फ का टुकड़ा किसी जार में तैर रहा है, कंटेनिंग वाटर, और उस जार में क्या है, पानी है, यानी कंटेनिंग जार में पानी है। व्हेन आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर तो विल नॉट चेंज, यानी जब कोई पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो जब वह पूरी तरह पिघल जाएगा तो उसमें क्या चेंज आएगा पानी के लेवल में, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी जार में आप बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो वो बर्फ का टुकड़ा उतनी जगह पानी का खाली कर देता है जितना कि वो पिघल करके बराबर कर देगा। इसलिए ग्लास के जो लेवल ऑफ वाटर है उस लेवल ऑफ वाटर में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो वह अपने भार के बराबर पानी हटाता है, इसलिए जमी हुई बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा होता है। अतः बर्फ जब गलता है तो पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट है कि जब गलेगा तो कोई बदलाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ सॉप बबल्स इज गिवन अ चार्ज देन, तो जो साबुन का बुलबुला है, सॉप बबल्स, जब उसमें हम चार्ज देंगे तो क्या होगा। तो जब साबुन के बुलबुले में आप चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, चार्ज, आवेश, तो इट्स एक्सपेंड करेगा, वो क्या करेगा, फैल जाता है। तो यहाँ है साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर बुलबुला फैलता है, क्योंकि आवेश देने से परमाणु की कक्षीय दूरी बढ़ जाती है, जिससे बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। तो जब भी हम चार्ज देंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि बढ़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, ये तो फॉर्मूला है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो बीमा है वो प्रतिरोध का बीमा क्या होगा, तो ml, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो बीमा है, जो डायमेंशन होती है, एक सवाल डायमेंशन से आपको जरूर पूछा जाता है, तो आप याद कर लें या ट्रिकली उसको बनाने के लिए सीख लें। लास्ट में हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बीमा कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बता दिया जाएगा। इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द नर्व्स द मेन, यानी जब कोई इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश पास थ्रू द नर्व्स द मेन, यानी कि ह्यूमन बॉडीज में पास करेगी, जब किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, एक्साइट करेगी ना, एक्साइटेड हो जाता है। जो बॉडी जो है हमारा नर्व्स, वो एक्साइट हो जाता है। यदि मनुष्य की नसों में धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेश के प्रवाह से वो उत्तेजित हो जाता है। ये फैक्ट्स है। अगला सवाल लेते हैं, फ्यूज वायर मस्ट हैव, ये जो फ्यूज वायर है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो जो फ्यूज तार है उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध बहुत तगड़ा होना चाहिए, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और गलनांक जो है, फ्यूज तार जो होगा हमारा, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। तो गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो धारा को रोकने में वो ज्यादा मदद करेगी, और मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होगा तो क्या होगा ना कि हमारे घरों का जो उपकरण है वो जलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, क्योंकि अगर धारा बहुत उच्च बह गई तो हमारी फ्यूज गल जाएगी। इसलिए घरों में क्या लगाया जाता है, फ्यूज।
ताकि जब कोई धारा बहुत हाई वोल्टेज आ जाए तो फ्यूज हमारी गल जाती है, क्योंकि इसकी गलनांक निम्न होती है, लो होती है, जबकि रेजिस्टेंस हाई होता है। तो फ्यूज तार का एक अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि गलनांक जो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, कम होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय अ मीटर ब्रिज द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस एंड इंटरचेंज टू एलिमिनेट। तो इन द मेजरमेंट यानी मापन में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का माप जब हम करते हैं मीटर ब्रिज से, द नोन अननोन यानी जानना और नहीं जानना यानी ज्ञात और अज्ञात रेजिस्टेंस का जब हम इंटरचेंज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो क्या होता है। तो ज्ञात तथा अज्ञात प्रतिरोध की जब अदला बदली आप करेंगे तो उसमें क्या होगा, इंडी इरर होगा, इंडेक्स इरर होगा, इरर ड्यू टू थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, रैंडम इरर होगा, तो इंडी इरर हो जाएगा। जब ज्ञात और अज्ञात नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस की प्रतिरोध की अदला बदली आप करेंगे तो अंतिम त्रुटि दूर हो जाएगी, इरर जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेजर्स। तो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है वो मेजर्स क्या करता है, तो भाई ये तो करंट करता है मेजर। गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है, करंट को ज्ञात करते हैं, करंट एंड उसके डायरेक्शंस को ज्ञात करते हैं। A charged particle is released from rest in constant uniform electric field and magnetic field which are parallel to each other. The particle will move in. यानी इसका कहना है कि यदि जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है यानी जो विद्युत आवेश है, जब वो रिलीज होती है फ्रॉम रेस्ट इन कंस्टेंट यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक जैसे चाल से, तो मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के प्रति उसका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे मूव करती है। तो यहाँ पर हमने नोट्स आपको दिया है फैक्ट्स के रूप में कि यदि विद्युत क्षेत्र तथा गतिशील आवेशित कण एक दूसरे के समानांतर हो तो आवेशित कण बिना विचलित हुए गति करती है। तो जो भी आवेशित कण होगा उसमें विचलन नहीं होगा, वो आराम से दोनों तरफ गति करेगी। अगला सवाल है, इफ करंट इज पास थ्रू द स्प्रिंग इन द स्प्रिंग व्हील। तो जब करंट को यानी विद्युत धारा को किसी स्प्रिंग से पास कराएंगे तो स्प्रिंग की स्थिति क्या होगी। तो कोई भी चीज जब उत्तेजित होगी, जैसे ह्यूमन बॉडी में था, पिछले प्रश्न था, तो ये क्या होगा, कंप्रेस्ड का मतलब होता है दब जाना, और स्लेट का मतलब होता है ये स्ट्रेच, हाँ फैल जाना, स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण स्प्रिंग क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि जो मटेरियल द मैग्नेटिक है वो उसकी जो चुंबकत्व है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों में चुंबकशीलता ताप पर निर्भर नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वो कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो ताप पर निर्भर नहीं करता, तो वो होता है डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। अगला सवाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ यूज होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल है कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने, यानी कि जो प्रतिवर्ती धारा है उसके विभव को घटाने या बढ़ाने में यूज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगला सवाल लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग। तो सन का जो टेम्परेचर है, सूर्य का टेम्परेचर कैसे फाउंड आउट करते हैं हम लोग, तो स्टीफन्स का एक लॉ था, सूर्य का ताप स्टीफन के नियम से प्राप्त होता है, ये है स्टीफन्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। यानी कौन सा फोटोन जो है वो हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करवाता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाइमन श्रेणी का है, अतः ये अधिकतम ऊर्जा होगी। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें, ये कंसेप्ट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, n बराबर 2 तो n बराबर 1। इसका सही जवाब बी। तो देखिए जैसे कि रेड कलर होता है, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो बैगनी कलर का पावर सबसे ज़्यादा होता है। वही बात यहाँ पर है। अगला सवाल है, व्हेन हाई
energetic cathode ray strike a heavy target of high melting point, then the rays produce are, यानी कि जब कोई उच्च एनर्जेटिक कैथोड रे को स्ट्राइक करते हैं, हैवी टारगेट करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, उच्च गलनांक पे, तो उस किरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या हमें देता है। तो यहाँ डिटेल्स में हमने लिखा कि जब उच्च आवृत्ति कैथोड किरणें को उच्च गलनांक के धातु पर आपतित की जाती है तो धातु से विशेष प्रकार के किरणों का निष्कासन होता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है ये, तो विशेष प्रकार का एक किरण निष्कासित होती है जिसे एक्स किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा एक्स किरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग पुलिस नली में होता है, यानी कि जब आप हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज को स्ट्राइक करेंगे, टारगेट करेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट से, तो वो किरण हमें देगी एक्स रेज। अगला सवाल है विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर, विच गेट इन कॉल्ड इन्वर्टर गेट। तो इन्वर्टर गेट नॉट गेट है। इन्वर्टर गेट का मतलब है दोनों तरफ से काम करे। जैसे इन्वर्टर काम करता है हमारा, एसी को लेता है डीसी में बदलता है, डीसी को लेता है एसी में बदलता है, दोनों तरफ से यूज होने वाला इन्वर्टर गेट कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल तो अब खत्म हो गया है। गेट के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग उपलब्ध करा लेते हैं। गेट क्या होता है, लॉजिक गेट। एक सवाल आता है आपसे, लॉजिक गेट क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आदान प्रदान करता है। जो लॉजिक गेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को आदान प्रदान करता है। ये एक प्रकार का स्विच होता है और यह एक बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होता है। इसमें केवल बाइनरी का उपयोग होता है। ऑन अगर है यानी 1 है, ऑफ अगर है तो यानी 0 है। यानी अगर आपको कहे कि आप खाना आपको चाहिए, तो आपको अगर खाना चाहिए तो बोलिए 1 यानी हाँ, यानी कि ऑन। अगर नहीं चाहिए तो बोलिए नहीं चाहिए, तो ये बोलिए बाइनरी सिस्टम में आप 0 बोलिए। यानी जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए 1, जो नहीं चाहिए वो 0। तो बाइनरी सिस्टम का ये सिस्टम है। तो कई तरह के गेट हम लोग पढ़ते हैं। मूलतः 4 तरह के गेट पढ़ते हैं, बाकी एक्सोर गेट, एक एक्स्ट्रा गेट है, और भी गेट बनते हैं। गेट तो बनाए जा सकते हैं। 4 मूल गेट है। एक है एंड गेट। इस गेट में क्या होता है, दोनों सिग्नल्स इनपुट जो होते हैं, दोनों इस गेट में जब तक दोनों ही इनपुट सिग्नल्स ऑन और हाई ना हो जाए तब तक आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता है। इसमें दो ही स्विच का दो स्विच होता है और दोनों ही स्विच का ऑन होना आवश्यक है। एक ऐसा गेट है जिसमें दोनों स्विच ऑन करेंगे तभी आपको धारा मिलेगी। अगला चलते हैं आगे जो गेट है। तो सारे गेट का यहाँ पर हमने बना रखा है सिस्टम। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इन गेटों को। तो ये जो हमारा सिग्नल है आप देखेंगे, ये है हमारा सबसे पहले हम लोगों ने देखा एंड गेट। तो ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं ये एंड गेट का सिग्नल्स है। इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट है। देखिए इसमें हमेशा दोनों स्विच क्या रहना चाहिए, या तो ऑन होना चाहिए या तो ऑफ। मान लीजिए ये एक स्विच है, अगर हम इसको लगा भी दें तो फिर भी धारा हमारा जब यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी सिर्फ धारा देने के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और ये यहाँ तो आएगी लेकिन यहाँ से रुक जाएगी, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी परिपथ पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भी स्विच हमें लगाना होगा। तो जब दोनों स्विच यहाँ लगाएंगे तभी जाकर के हमारी धारा पूरी तरह होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक में y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी। ये हमें पूछा जाता है कि यह किसका स्ट्रक्चर है, तो एंड गेट का। क्लियर है। अगला गेट है और गेट। और गेट का स्ट्रक्चर ये है। आप देखें ये सवाल पूछा जाता है, स्ट्रक्चर बना के ही पूछा जाता है। 2 इनपुट 1 आउटपुट, तो y बराबर a प्लस बी होता है। देखिए इसमें होता था y बराबर a डॉट बी, इसमें होता है y बराबर a प्लस बी। इसका परिपथ अगर देखेंगे तो देखिए अगर ये परिपथ है, अगर हम एक स्विच ऑन कर देते हैं, एक स्विच ऑन कर देते हैं तो धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी और फिर ये धारा यहाँ आ जाएगी। तो इसमें अगर एक स्विच ऑन है तो धारा चल जाएगी। लेकिन इतना डिटेल्स में हमें नहीं देखना है क्योंकि हमारे पास समय अभी बहुत कम है। तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स ही पूछा जाता है। अब जैसे पूछेगा नोट गेट क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, तो इसमें एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होते हैं, y बराबर a बार। उसके बाद अगला जो गेट है वो है नैंड गेट। तो एंड गेट के बाद और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, और एक होता है एक्सोर गेट। एक
उसके बाद ये लास्ट है नॉर गेट। बाकी कई सारे गेट बनाए जाते हैं। तो गेट से रिलेटेड एक पूरा वीडियो भी मैं छोटा सा ले आऊँगा, जिसमें पूरी जितने भी गेट हैं और गेट जितने बनते हैं वो सारे गेटों की चर्चा हम एक साथ कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले सेट में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो में पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो आप हमें कमेंट करके लिखिए कि ये सुझाव है, और ज़रूर हम उसे अगले वीडियो में सुधार करके आपके पास लाएंगे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, दोनों तरफ से वार्तालाप होनी चाहिए। मैं आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ और आप जो ले रहे हैं, उसमें जो भी दिक्कतें आ रही है उसे हमें कमेंट बॉक्स में करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।